हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि असूले ने अपनी गुज़वान की डिमोनिक पावर्स एक्टिवेट कर दी थी, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होकर बेहोश हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि असूले को कुछ विजन्स आने लगे, जहां काफी सारे भेड़िया उस पर अटैक करने के लिए रेडी थे। वो काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि इतने सारे भेड़ियों का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। तभी वो सेबर टूथ गोल्डन लायन बीस्ट दोबारा से आता है, जिसने देखते ही देखते सारे भेड़ियों को खत्म कर डाला। फिर जब वो गोल्डन लायन बीस्ट असूले की तरफ भागा तो वो महसूस कर रहा था कि उसकी हर एक वेन में एनर्जी का दबाव बढ़ चुका है, जो उसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही थी। इवन कि उसने सुमा को भी खुद से दूर फेंक दिया। महाराजा भी उसके लिए काफी परेशान होता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि थोड़ी ही देर में असूले को होश आ गया। सुमा को रोते हुए देखकर बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महाराजा बोला कि डॉक्टर ने तुम्हें स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए मना कर दिया, मगर असूले बोला कि अगर मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मैं कभी भी खुद को पावरफुल नहीं बना सकता। जबकि महाराजा ने बताया कि तुम फ्यूचर के होने वाले किंग हो, पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना है, उसके बाद ही तुम दूसरों के बारे में सोच सकोगे। नेक्स्ट सीन में असूले सुमा से कह रहा होता है कि अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती ना। तो वो इसे इशारों इशारों में ही समझाने लगी कि जब तक मैं और तुम एक साथ है तब तक हमारी खुशियाँ कोई भी नहीं छीन सकता। क्योंकि सुमा बोल नहीं सकती थी और वो आज इतने दिनों के बाद हंसी, इसलिए असूले भी उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। अगले सीन में महाराजा ईस्टलैंड पर अटैक करने की बात कर रहा था, जिसके लिए वो अपने बेटों से पूछता है कि तुम दोनों में से कौन इस वार को लीड करने के लिए जाएगा। फर्स्ट और सेकंड प्रिंस दोनों ने ही जाने के लिए मना कर दिया। सेकंड प्रिंस तो चालाकी दिखाते हुए बोला कि असूले को ही सेनापति के साथ जाना चाहिए, इस तरह उसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। लेकिन महाराजा जानता था कि असूले वीक है, इसलिए फिलहाल तो इस बात का डिसीजन नहीं हो पाया। इसके बाद जिन्हाओ को दिखाया गया, जिसे असूले के साथ बदमाशी करने पर 30 कोड़े मारे गए, जो सेकंड प्रिंस को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जिन्हा उसका खास बंदा था, इसलिए वो कहता है कि असूले को मैं खुद ही देख लूंगा। दूसरी बात ये कि महाराजा असूले को फ्यूचर का किंग बनाना चाहते हैं, जो सेकंड प्रिंस तो बिल्कुल भी होने नहीं देगा। दूसरी तरफ असूले सुमा को वो टूटी हुई बांसुरी जोड़कर दे देता है, जिसके बाद तो वो काफी ज्यादा खुश थी। आफ्टर दैट दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर आए थे, जहाँ निकाब वाले कुछ गुंडे इनके पीछे पड़ जाते हैं। असूले ने उनसे पूछा भी कि तुम लोग कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और इन्हें मारने के लिए इनके पीछे जाते हैं। लग तो ऐसा रहा था कि ये सब कुछ सेकंड प्रिंस का किया धरा है, लेकिन खैर असूले अपनी आर्मी तक पहुंच आया, उन्हें हुक्म दे देता है दुश्मनों से लड़ने का। मगर वो निकाब वाले गुंडे इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वहाँ मौजूद सारे सैनिकों को मार डाला। सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर जितनी झोंपड़ियाँ थी उन सबको आग लगा दिया, ताकि वो असूले को ढूंढ पाए। असूले भी सुमा की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि वो पहले से ही इतनी ज्यादा डरी हुई थी। इसलिए उसे समझाने लगा कि मैं बाहर जाकर इनको ट्रिक करता हूँ, तब तक तुम मेरे फादर के पास जाकर उनसे हेल्प मांग लेना। इसके बाद वो ऐसा ही करता है, उन सबको अपने पीछे लगा दिया ताकि सुमा की जान बच जाए, और सुमा भी उसकी बात को फॉलो करने लगी। थोड़ी ही देर में वो फर्स्ट और सेकंड प्रिंस को अपने साथ ले आती है, जिन्हें महाराजा ने फौरन से वहाँ पहुँचने के लिए कहा था। लेकिन जब वो लोग यहाँ पहुँचे तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था, जो सुमा को तो काफी ज्यादा दुखी कर देता है। दूसरी तरफ असूले उन सब से भागते भागते एक गहरे समुद्र में गिर जाता है, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर 500 से ज्यादा ईटिंग बीस्ट रहते हैं, जो एक बार अंदर चला गया वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आ सकता। इसलिए निकाब वाले गुंडे अपना इनाम लेकर वापस चले गए, ये समझ कर के असूले अब कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो उधर असूले के सामने उसका घोड़ा अचानक से गायब हो जाता है और उस जगह से खून उभरने लगा, यानी कि ईटिंग बीस्ट उसे खा जाता है। इस बात ने तो उसे काफी ज्यादा परेशान कर दिया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी एक ईटिंग बीस्ट उसके पीछे पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो ईटिंग बीस्ट का शिकार बनता, एक ओल्ड मैन ने उसकी जान बचा ली, जो कि वहाँ पर जंजीरों से बंधा हुआ था। मगर वो ओल्ड मैन अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहा था। एक लम्हे के लिए तो उसने असूले की जान बचा ली, तो अगले ही लम्हे उसे दोबारा ईटिंग बीस्ट के पास फेंक देता है। कुछ देर के लिए ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन आखिर
आखिरकार ग्रैंडपा ने उस ईटिंग बीस्ट को मार डाला। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उसने असूले को बख्श दिया, बल्कि वो खुद ही असूले को खा जाने वाला था। असल में उसके दो रूप थे, कभी तो वो पागलों की तरह बिहेव करता तो कभी बहुत ज्यादा अच्छा, जो बात असूले को कंफ्यूज कर रही थी। खैर एंड टाइम पर उसने असूले पर अटैक कर दिया उसे खाने के लिए, मगर एंड टाइम पर उसकी डिमोनिक पावर फिर से एक्टिवेट हो जाती है। ग्रैंडपा तो उसका ये जुनून देखते ही साथ पूछने लगा कि तुम कौन हो, क्योंकि वो जान चुका था कि ये कोई आम लड़का तो नहीं हो सकता। कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहां असूले ग्रैंडपा से माफी मांग रहा था कि मैंने आपको हर्ट कर दिया क्योंकि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ग्रैंडपा बोले कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि तुम पेस्टर फैमिली से हो और तुम्हारी रगों में ब्रोंजी खून बह रहा है। इस बात ने तो असूले को हैरान कर दिया, और इससे कहीं ज्यादा शौक वाली बात तो ये थी कि ग्रैंडपा को यहाँ पर असूले के फादर ने ही कैद किया है। इसके बाद ग्रैंडपा ने बताया कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। दूसरी तरफ महाराजा के पास एक कबीले से मिस्टर टोंग नाम का सेनापति एक ब्रेसलेट लेकर आता है, जो कि खास तौर पर असूले के लिए था। महाराजा ने उसका शुक्रिया अदा किया, बताया कि बदकिस्मती से मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया, लेकिन आप यहाँ जिस काम के लिए आए हो उसे भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। उधर ग्रैंडपा ने अपनी 3 शर्तें बताई थी, जिसमें पहली तो ये कि तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। वो कहानी थी असूले के ग्रैंडपा की, जिसकी रगों में ब्रोंजी ब्लड रन कर रहा था, जिसके कारण उसने ऐसे काम कर डाले जो वो नहीं करना चाहता था। एक तरफ तो ओल्ड मैन बताता है कि ब्रोंजी ब्लड तुम्हें अल्टीमेट पावर देगा, जिससे तुम अपने प्यारों को प्रोटेक्ट कर सको, लेकिन दूसरी तरफ ब्रोंजी ब्लड का नाम लेते ही वो मैड हो गया, कहने लगा कि मैं इसे दुनिया से खत्म करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि ये ओल्ड मैन उसे अपनी ही कहानी सुना रहा था, बिकॉज उसे एक लड़की के विजन्स आते हैं जिसके साथ उसने अच्छा नहीं किया। खैर कुछ टाइम के बाद जब वो नॉर्मल हो गया तो अपनी सेकंड कंडीशन बताई कि मैं तुम्हें नाइफ टेक्निक सिखाना चाहता हूँ। आफ्टर दैट उसे नाइफ टेक्निक सिखाना शुरू कर देता है, जो उसे काफी पेन दे रही थी क्योंकि ब्रोंजी ब्लड एक्टिवेट हो चुका था। जब वो पूरी तरह से अपने रूप में आ चुका था तो ग्रैंडपा बोले कि अब मुझे खत्म कर दो, क्योंकि यही मेरी तीसरी शर्त है। इसके बाद तुम पूरी तरह से अपनी पावर्स का यूज कर सकोगे, मगर एंड टाइम पर असूले ने मना कर दिया, ये कह करके मैं नाइफ टेक्निक्स दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए सीख रहा हूँ। ग्रैंडपा के लाख कहने के बावजूद भी असूले बोला कि मैं इन पावर्स का यूज करके कोई बड़ा हीरो नहीं बनना चाहता। यहाँ ग्रैंडपा को उस लड़की की बात याद आई जिसका नाम आचिन मोतू था, उसने भी सेम बात कही थी, और ग्रैंडपा को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके आसपास हो। असूले ने ग्रैंडपा की तीसरी शर्त तो नहीं मानी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसे यहाँ से बाहर भेजने का अपना वादा पूरा कर देता है। जाते जाते उससे एक बात क्लियर कर दी कि तुम्हें हर हाल में ब्रोंजी ब्लड को एक्सेप्ट करना होगा, वरना तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। असूले के जाने के बाद ग्रैंडपा आचिन मोतू को याद करते हुए कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हारी सोल अभी भी मेरे आसपास कहीं है, जरूर तुमने ही असूले को मेरे पास भेजा होगा, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर बाहर महाराजा ने असूले का फ्यूनरल तैयार करवा दिया था, क्योंकि अब उसका मजीद वेट नहीं किया जा सकता। ये बात महाराजा के लिए तो दुख की होती ही है, लेकिन सुमा जो इस पूरी दुनिया में अकेली रह गई, उसके लिए ये बर्दाश्त करना काफी मुश्किल होता है। उधर असूले मुश्किल से ही सही लेकिन बाहर आ चुका। ये रोशनी देखने के बाद उसे काफी सुकून मिला। नेक्स्ट सीन में कुछ सैनिकों को जंगल में दिखाया गया, जहाँ अचानक से उनके सामने काफी सारे भेड़िया आ गए। महाराजा मिस्टर टोंग से कहता है कि कल मैं दूसरा क्राउन प्रिंस सेलेक्ट करूंगा जो तुम्हारे साथ तुम्हारे सिटी जा सके। तभी एक सैनिक जख्मी हालत में पहुंचा, जिसने रिपोर्ट किया कि हमारी तरफ बहुत सारे भेड़िया बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि वो भेड़ियों का झुंड किंग यान कबीले तक पहुंचता, उनका सामना करने के लिए ये सब पहले से ही निकल पड़े। सभी यहाँ से जाने लगे, लेकिन सुमा जो अभी भी बैठी वहाँ रोती रही। एस्ट्रोलॉजर उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर उसे लगा कि शायद इसे कुछ देर और भी यहाँ रुकना चाहिए। असूले भी जब जंगल की ओर बढ़ा तो उसका सामना उन्हीं वुल्फ से होता है, जिसे वो अपनी डिमोनिक पावर का यूज करके लड़ने लगा। लेकिन क्योंकि अभी तक उसने ब्रोंजी ब्लड को एक्सेप्ट नहीं किया, पावर्स जाने के बाद वो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा वीक महसूस करता था। अगले सीन में असूले सुमा के पास पहुंच गया था। उसको तो इसे देखकर यकीन ही नहीं होता कि असूले जिंदा है। खुशी के मारे उसे हक कर दिया। असूले ने भी उसे रिलैक्स किया कि तुम परेशान नहीं हो, मैं जिंदा हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे इन सब की हेल्प करनी होगी। चाहे महाराजा ने जेनयान कबीले के साथ अच्छा नहीं किया, पर वो मेरा पिता है, मुझे उसे बचाना ही होगा। उधर भेड़िया काफी ज्यादा चालाक होते हैं। उन्होंने इन सबको चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वो
रात होने का इंतजार कर रहे थे ताकि इन पर अटैक कर सके। ये बात महाराजा भी बहुत अच्छे से जानते थे। उसने पहले ही सबको होशियार कर दिया कि हमें जल्द से जल्द इनके लीडर को ढूंढकर खत्म करना होगा। खैर, रात होने के बाद वुल्फ्स और सैनिकों के बीच में बुरी तरह से फाइट शुरू हो जाती है, जो देखने में तो काफी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। लेकिन अभी तक भी लीडर को नहीं ढूंढ पाए। एंड टाइम पर यहाँ सूले भी पहुंच जाता है, जिसने दूर खड़े वुल्फ लीडर को देख लिया। वो वुल्फ लीडर आवाज लगाकर बहुत सारे भेड़ियों को इकट्ठा कर देता है, जो महाराजा के लिए तो खतरे की घंटी थी। इतने सारे भेड़ियों का सामना करना मुश्किल तो जरूर था, मगर लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। असूले भी फौरन से अपने फादर के पास पहुंचने लगा, क्योंकि वुल्फ लीडर का पहला निशाना महाराजा था। इतनी आला किस्म की फाइटिंग स्किल्स होने के बावजूद भी महाराजा के लिए उस वुल्फ लीडर का सामना करना काफी मुश्किल होता है। मगर इससे पहले कि वुल्फ लीडर महाराजा पर अटैक करता, असूले सामने आ जाता है। अपने नाइफ का यूज करते हुए उससे लड़ने लगा। यहाँ अचानक से महाराजा असूले को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उनको तो लगा था कि असूले मर चुका। यहाँ उसे ग्रैंडपा की बात भी याद आई कि अभी तक तुमने ब्रोंजी ब्लड को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए ज्यादा पावर रिलीज मत करना, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मगर असूले के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी उसके फादर की जान बचाना थी, इसलिए वो अपनी सारी पावर रिलीज कर देता है। इस डिमोनिक पावर का यूज करते हुए उसने वुल्फ लीडर को तो मार डाला, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। महाराजा भी फौरन से असूले के पास पहुंच जाता है, बताया कि मैं तुम पर फख्र करता हूं कि तुम मेरे बेटे हो। असूले सिर्फ इतना ही कह पाया कि डैड आप सैड मत होना, लेकिन मुझे अब इस दुनिया से जाना होगा। ये कहने के बाद असूले की जान चली गई और वहाँ सुमा जो उसका इंतजार कर रही होती है, ये सोचकर कि मेरा भाई जरूर आएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।